बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो कि आपका 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसी दिन की प्रिपरेशन के लिए, इसी दिन की तैयारी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ओके बच्चों, बेसिकली देखो, आपके फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे एक 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो आज से इस सीरीज को हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो ये जो हमारी वीडियो है, इसी सीरीज में हमारा जो सबसे पहला पेपर है, इसका पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, आपने बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाया। ठीक है, अगर आपको अपने 10 के 10 सैंपल पेपर की वीडियोस देखनी है, तो इन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में कंबाइन कर दिया है। आप सभी को उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाके जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रंट पेज जो है वो आपका इस प्रकार से रहेगा। आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको 4 में से कोई एक सेट मिलेगा। ठीक है, और ये पेपर सभी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने एडमिट कार्ड का सीबीएसई रोल नंबर लिखना होगा इन सेक्शंस में, बॉक्स में। ठीक है, पेपर के अंदर देख लेना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 34 मिले हुए होने चाहिए। ओके, और साथ ही पेपर जो है वो आपको 10-15 पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट जो है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ओके, फिर 10:30 से 1:30 का आपका पेपर है। उसके बाद पेपर जो है वो आपका बेसिकली 3 घंटे का आएगा और ये 70 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, जहां तक रही पेपर के पैटर्न की बात, तो ऑलरेडी एक वीडियो में, पिछली वाली में आपको समझा दिया है। तो जो बच्चे पुराने हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को 2 मिनट का अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम पैटर्न देखेंगे। जो बच्चे अभी नए ऐड हुए हैं उनके लिए। ओके, देखिए, पेपर में टोटल आपके 5 खंड होंगे और 34 प्रश्न। खंड ए के अंदर 1 से 18 ये आपके एक एक नंबर के टोटल 18 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, खंड बी के अंदर 19 से 23 ये आपके दो दो नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 2 नंबर के टोटल आपके यहाँ पे जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर जो चॉइस होते हैं ना, अथवा, वो मिलेगा आपको। खंड सी जो है, इसमें 24 से 28, एक बार फिर से ये हमारे 3-3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपके क्वेश्चन के अंदर अथवा मिलेगा। फिर खंड डी जो है, ये 4-4 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले। फिर खंड ई आ जाता है, इसमें हमारे 5-5 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। ओके, और इन 3 में से एक क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी नए ऐड हुए हैं उन्हें मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो के अंतर्गत इस पेपर के पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें सी डी ई इन सभी को समझेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो है वो अराउंड आपकी 40 से लेके 50 मिनट तक की बनेगी। तो पूरा देखना एंड तक, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। रही बात पार्ट 1 की, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट कर। ओके, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को हम हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में। इंग्लिश में पैटर्न आपका इस प्रकार से रहेगा। सेक्शन ए में आपके 18 एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन बी में 19 से 23 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 24 से 28 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में 29 से 31 4 मार्क्स के केस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ई में 32 से 34 5 मार्क्स। ओके, चलिए, सेक्शन ए के अंतर्गत 18 एमसीक्यूज जो हमने किए थे, उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट थे, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा इसके आंसर भी दिए थे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर दिया था। फिर सेक्शन बी आ गया था हमारा, तो ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, चलिए, ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और इस पेपर के सबसे पहले सेक्शन, ठीक है, आज की इस वीडियो का। तो हमारा सेक्शन सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3-3 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में आपको अथवा भी मिलेगा। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ये आपका एक न्यू एडेड टॉपिक वाला है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्यायाम पालन का अर्थ तथा कारण लिखिए। यानी कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है व्यायाम पालन का। ठीक है, और हमें व्यायाम पालन करना क्यों चाहिए वो बताइए। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्यायाम पालन का अर्थ। देखो, जब किसी व्यक्ति के द्वारा
बिना किसी बाहरी प्रेरणा के व्यायाम शुरू किया जाता है और वो उस स्थिति को बनाए रखता है, तब वह व्यक्ति व्यायाम पालन करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करते समय किसी प्रकार से बाहरी व्यक्ति, बाहरी उपकरण से बिना किसी प्रेरणा लेते हुए उस व्यायाम को करता है और उस स्थिति को बनाए रखता है, उसको बोलते हैं व्यायाम पालन। अब किसी भी एक्सरसाइज के जो बेसिकली सब्सटेंस है, हमें उसको क्यों फॉलो करना चाहिए, उसके दिशा निर्देश को क्यों फॉलो करना चाहिए, तो उसके कई कारण हैं, है ना? अब कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहला कारण तो ये है कि बीमारी या बीमार होने की संभावना को कम करने के लिए, क्योंकि एक अध्ययन में ये पाया गया कि जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो इससे हम कम बीमार पड़ते हैं। दूसरा, ज्यादा व्यायाम करने से यानी कि डेली व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर की अच्छी काया बनती है, मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, ठीक है? फिर तीसरा है मानसिक विश्राम, क्योंकि कई आसन ऐसे हैं, कई व्यायाम, कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति है, उसमें आराम पहुँचाता है, तनाव और चिंता से मुक्त करता है ना? मनोरंजन व्यायाम जो है, वो हमें मनोरंजन भी देते हैं, है ना? ये चीज़ें थी। फिर समाजीकरण भी आ जाता है, क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं किसी के साथ में, तो हमारी खेल खेलने की भावना, उनसे उनके साथ में मित्रता, हम आत्मविश्वासी बनते हैं, आत्मसम्मान में सुधार आता है। ये कुछ पॉइंट होते हैं। ओके? तो ये था व्यायाम पालन का अर्थ और इसके कारण। अब इसमें एक जो नया टॉपिक ऐड हुआ था, व्यायाम पालन वो तो आपको बता दिया। एक और है डाइटिंग के बारे में, यानी कि अल्पाहार के बारे में। तो डाइटिंग क्या है? अर्थात अल्पाहार क्या है? इसके कोई 6 नुकसान लिखिए। तो अल्पाहार, इसके 6 नुकसान क्या-क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, आजकल के ना इस मॉडर्न वर्ल्ड में डाइटिंग या फिर अल्पाहार कहें, तो ये एक ना मतलब फैशन शो जैसा बन चुका है। लोग कहते हैं मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं ये खाना क्यों खाऊँ ऑयली, मैं नहीं खा रहा, है ना? लेकिन उसे नहीं पता, अगर वो डाइटिंग सही तरीके से ले रहा है, तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी-सी गड़बड़ी हुई, तो उसके बहुत सारे नुकसान उसको झेलने पड़े। सबसे पहला, डाइटिंग करने से पाचन प्रणाली गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये डाइटिंग जब आप नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली होते हैं, तो आप किसी प्रकार का खाना खाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, है ना? लेकिन डाइटिंग पे जाते हैं, तो आप कुछ मुश्किल से थोड़ी बहुत ही चीज़ें खाते हैं, है ना? इससे क्या होता है, पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है, जब आप डाइटिंग के बाद में खाना तुरंत खाओगे ना, ये नॉर्मली फास्ट फूड वगैरह, तो आपका पेट जल्दी खराब हो जाएगा, मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएँगी, क्योंकि ताकत तो आपके आपके शरीर को मिल ही नहीं रही कहीं भी खाने से, है ना? आप बहुत जल्दी थक जाएँगे, आपके चेहरे की चमक चली जाएगी। आप ना ये रियल वर्ल्ड में देख लेना, आपके आस-पास में जब कोई व्रत रहता होगा, ठीक है? चाहे आपके घर में ही कोई हो, तो शाम का टाइम आते-आते ना उसके चेहरे की चमक गायब-सी होने लगती है, क्योंकि चेहरे की चमक के लिए उसको जो तेज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो मिल ही नहीं पाती है ज़्यादा, इसीलिए। एक आध को छोड़ दें तो बात अलग है, ओके? फिर मेटाबॉलिज़्म रेट व्यस्त हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, हृदय रोग की संभावना जो है, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेट में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब में जलन होती है, ठीक है? और आपकी सोचने की शक्ति पे असर पड़ता है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है? जो कि इसके नुकसान को दर्शाते हैं। ओके बच्चों? चलिए, अब इंग्लिश मीडियम में देखिए, राइट द मीनिंग एंड द रीज़न्स ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो मीनिंग क्या है एक्सरसाइज की, उसके बाद फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉलोइंग की, उसके बाद फिर इसके रीजंस क्या है कि हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए, तो बीमार ना हो इसके लिए, ठीक है? गुड फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और सोशलाइजेशन के लिए, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हमारी अच्छी हो। एंड सेकंड क्वेश्चन कि राइट एनी 6 डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। तो 6 डिसएडवांटेजेस कौन-कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 की जगह मैंने आपको टोटल जो है वो 10 से 12 बताए। आप यहाँ से इज़िली इनको रीड आउट कर सकते हैं। ओके? चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस प्रश्न के अंदर से बच्चों आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन निकलेंगे। इवन ये पूरा प्रश्न 5 नंबर में भी आ सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या है? गति को विकसित करने की विधियाँ। सबसे पहली निर्धारित दौड़ और दूसरी है त्वरण दौड़। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है क्या है। ओके, तो पहले बात करते हैं निर्धारित दौड़। निर्धारित दौड़, इसका अर्थ होता है किसी दूरी को एक ही चाल में चलना है, जैसे कि नाम से पता चलता है निर्धारित दौड़, यानी कि तय कर दिया गया है कि आपको इतनी ही चाल चलनी है। ओके, सामान्यतः निर्धारित दौड़ें जो हैं ये 800 मीटर या फिर उससे अधिक होती हैं, ठीक है, गति को विकसित करने के लिए। अब इसमें जो है, इसको 800 मीटर को ना, इस 800 मीटर को, अरे 8000 हो गया ये,
एक सेकंड इसको हटाता हूँ। इस 800 मीटर को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट है यहाँ से इतना, जो कि है कि एक धावक 300 से 320 मीटर जो है, वो पूरी गति से दौड़ता है, अपने शरीर की पूरी गति से दौड़ता है, ठीक है? लेकिन लंबी दौड़ में वे अपनी गति को कम करके ऊर्जा को बचाए। उदाहरण, यदि मान लेते हैं 800 मीटर की एक पूरी दौड़ है, ठीक है? तो उसका समय 1 मिनट 42 सेकंड है। तो उसमें क्या करेगा धावक जो है, शुरुआत के ये जो 400 मीटर हैं, इसकी दौड़ को कम से कम 50 सेकंड में पूरा करे, 400 मीटर को, ठीक है? बाकी रहे 400 मीटर को उसको 52 सेकंड में पूरा है। इस तरह के अभ्यास से पेस दौड़ अभ्यास भी कहते हैं। तो याद रखना, अगर 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए कि पेस दौड़ अभ्यास का वर्णन कीजिए, तो आपको ये निर्धारित दौड़ ही बताना। ओके, आ गया समझ? अब बारी आती है त्वरण दौड़ों की। अब ये त्वरण दौड़ क्या होती है? त्वरण दौड़ के द्वारा गति को विकसित किया जाता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक शक्ति तकनीक, लचक, क्रियाशील गति को विकसित मिलती है। सिंपल सी बात है। अब त्वरण दौड़ क्या होती है, मतलब ये तो आप समझ ही गए। त्वरण दौड़ के अंतर्गत यह धावक की वह योग्यता है जिसमें वह स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है। त्वरण यानी कि जल्दी ही। तो किसी भी धावक के द्वारा ये वह योग्यता है जो कि किसी शांत से तुरंत वाली जो अवस्था है, तीव्र वाली, उसमें आ जाता है। सीधे तौर पे त्वरण गति को विकसित करने के लिए एक धावक को 25 से 30 मीटर 6 से बाद तीव्र गति से दौड़ना पड़ता है। ठीक है? एक धावक को 5 से 6 सेकंड के अंदर अधिकतम गति प्राप्त कर लेनी चाहिए। 2 दौड़ों के बीच में पर्याप्त अंतराल होना चाहिए, ये कुछ बात है। ओके? तो त्वरण दौड़ है एंड निर्धारित दौड़ है। समझ गए बढ़िया तरीके से? चलिए इंग्लिश में आ जाइए अब। मोड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड रेस एंड एक्सलेशन रेस। तो फिक्स के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ें, ठीक है? फिर जो एक्सेलरेशन रेस है, ये स्पीड जो है, उसके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ें। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक परीक्षण की। तो परीक्षण है लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप का, ठीक है? लड़कियों के लिए जो पुशअप्स होते हैं संशोधित, इनका हमें वर्णन करना है। तो लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप के लिए क्या करना है? सबसे पहला मापन, अर्थात इसका उपयोग क्यों किया जाता है? उपयोग किया जाता है लड़कियों के शरीर की ऊपरी ताकत को मापने के लिए, उनकी सहन क्षमता को मापने के लिए। आवश्यक उपकरण क्या चाहिए? तो एक सपाट, साफ गद्दीदार सतह, जैसे कि जिम मेट होगा या फिर योगा मैट, बस ये चाहिए और कुछ भी नहीं। पुशअप्स की प्रक्रिया रहेगी क्या रहेगी? पुशअप की प्रक्रिया ये रहेगी कि पुशअप तकनीक में घुटनों को जमीन पे टिका कर रखा जाएगा, घुटने जो हैं जमीन पे रहेंगे। पीठ और घुटने को सीधा रखते हुए विषय किसी पूर्वनिर्धारित बिंदु तक शरीर को नीचे लाएगा, फिर किसी अन्य वस्तु को छूने के लिए या कोहनी पर 90 डिग्री का कोण होने तक, फिर बाहों को फैला कर प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। इस क्रिया को दोहराया जाएगा और इस प्रकार से ये रहती रहेगी। स्कोरिंग कैसे होगी? तो जितने सही और पूर्ण पुशअप किए जाएंगे एक टाइम के अंतर्गत, जो टाइम होगा 1 मिनट 2 मिनट जो भी दिया जाएगा, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा और वही उसका स्कोर रहेगा। ठीक है? तो ये पुशअप्स थे लड़कियों के लिए संशोधित। इंग्लिश मीडियम में पुशअप्स फॉर गर्ल्स डिस्क्राइब, ठीक है? तो क्या है इसके बारे में? मेजरमेंट, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और बाकी इसकी टेक्निक क्या है, तो वो आप यहाँ से पढ़। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 27, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका हो सकता है कि 5 नंबर में आ जाए। ओके, प्रश्न क्या है? महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के क्या-क्या शारीरिक लाभ हैं? कोई 3 लिखिए। अर्थात जब कोई महिला एथलीट खेल में भाग लेती है, तो उसके लिए क्या-क्या शारीरिक लाभ होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में लाभ, अर्थात महिलाओं के सक्रिय रहने में ये मदद करती है, ठीक है? जिससे कि उसके जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियाँ जैसे कि मधुमेह, ब्लड प्रेशर, फैट, ये सभी कम होने की संभावना बनती है और इस उसका स्वास्थ्य जीवन चलता है। फिर अस्थियों का घनत्व, अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो ओस्टियोपोरोसिस नामक एक महिला एथलीट ब्राइड है, उसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए खेल जो है, उनकी हड्डियों में इस घनत्व को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मदद करता है, जिससे कि उन्हें ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है? फिर यहाँ पे तीसरा है मांसपेशियों में मजबूती, क्योंकि जब महिला एथलीट नियमित तौर पे व्यायाम करती है, खेलों में भाग लेती है, तो उसकी मसल टोन जो है वो बढ़ जाती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। मोटापा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मोटापा पाया जाता है,
ठीक है? इसीलिए नियमित तौर पे व्यायाम करने से, खेलों भाग लेने से मोटापे को कम किया जा सकता है। मोटापे से होने वाली बीमारियों से भी बचा जा, ठीक है? तो ये टॉपिक है महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के शारीरिक लाभ। ओके बच्चों, इंग्लिश मीडियम में व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। तो लाइफस्टाइल डिसीज, उसके बाद में ये पॉइंट मसल स्ट्रेंथ एंड ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 28 की, बड़े ध्यान से समझना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि आपके 5 नंबर में आए, 3 नंबर का तो मैं है ही, 5 में भी आ सकता है। संतुलन किसे कहते हैं? संतुलन के प्रकार लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन तो बस यही है। उसके बाद संतुलन का गुरुत्व केंद्र व खेलों में क्या उपयोग होता है, संक्षेप में। तो पहले समझो संतुलन क्या होता है। किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसी स्थिति को संतुलन बोलते हैं। अर्थात जब किसी कार्य को करने में लगा हुआ जो बल है, जब वो शून्य होता है, तब उस स्थिति को संतुलन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है? ये गोल्फ खिलाड़ी जो है, वो अपने पास अपने हाथ से उस वो क्या नाम, वो जो छड़ी जैसी होती है उसे पकड़े हुए है। तो अभी जैसे वो बॉल को मारने वाला है ना? वो देख रहा है कि कहाँ मारना है, तो ये जो इसकी स्थिति है, ये एक स्थिति जो है, यही संतुलन है? अब जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है, अब वो फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या वो संतुलन होगा? नहीं, वो संतुलन कैसा होगा? गतिशील होगा। तो संतुलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है गतिशील, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता ना रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं। जैसे अभी फुटबॉल का एग्जांपल दिया, या फिर साइकिल चलाना, ठीक है? जिम वगैरह करना, ये चीज़। स्थिर संतुलन जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में हो, जैसे कि जिम में जो हेडसेट होता है, या फिर योग में जो शीर्षासन होता है, या फिर गोल की मुद्रा, ये सभी जो है वो स्थिर संतुलन को दर्शाते हैं। अब संतुलन का गुरुत्व केंद्र और खेल में क्या उपयोग होता है? तो गुरुत्व केंद्र में क्या उपयोग होता है? गुरुत्व केंद्र यह एक काल्पनिक बिंदु है जिसके चारों ओर शरीर संतुलित रहता है, केंद्र अपना स्थान बदलता है, अन्यथा ये निश्चित यानी कि फिक्स होता है। बल का क्या सीन है? तो एक शरीर के द्वारा दूसरे शरीर को धकेलने या फिर खींचने की प्रक्रिया को बल बोलते हैं, और बल किसी वस्तु के भार एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से खेलों में इसका उपयोग देखा जाता है, ठीक है? तो ये आपका 28 हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस। तो बैलेंस क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं, बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम के। तो डायनामिक एंड स्टेबल, उसके बाद ग्रेविटी एंड बैलेंस में इसका क्या उपयोग है खेलों में, तो उसके बारे में ये 2 पॉइंट, ठीक है? इस प्रकार से सेक्शन सी जो था, ये हमने कंप्लीट कर लिया विद इन 15 मिनट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले सेक्शन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? सेक्शन नंबर डी। और इस सेक्शन के अंतर्गत 4 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड, केस स्टडी वाले। अब 29 क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर। अब देखो, आपके चैप्टर में तकरीबन 5 से लेके 6 प्रकार की ये जो विकृतियां हैं आसन संबंधी, ये दी गई हैं। तो हम 10 सैंपल पेपर के अंतर्गत इन सभी विकृतियों को समझ लेंगे, ठीक है? अब इन विकृतियों से संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 2 या 3 नंबर में बताइए इस विकृति के लक्षण क्या है ना? बताइए इस विकृति के 2 कारण क्या हैं? बताइए इस विकृति के सुधारात्मक उपाय क्या हैं? ओके? तो जितने भी आपकी विकृतियां हैं 5 से 6, इन सभी को हम इन 10 सैंपल पेपर के अंदर अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सभी के आपको मैं लक्षण समझा दूंगा, सभी के आपको मैं कारण समझा दूंगा, सभी के मैं आपको सुझाव यानी कि उपाय भी समझा दूंगा। तो पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके लिए जो योग वाला चैप्टर है, उस योग से संबंधित आपको 10 योग भी समझा दूंगा, ठीक है? और आपके जो क्या बोलते हैं परीक्षण है, आपको 10 परीक्षण भी समझा दूंगा चित्रों के माध्यम। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके 30, जी हाँ बच्चों, आपके 30 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। 30 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 5-10 नहीं, 30 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये घुटने हैं, और इन घुटनों में ये जो हमारा जोड़ है, ये आपस में मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये किस विकृति को दर्शाएगा बच्चों यहाँ पे? ये विकृति है घुटनों के आपस में टकराने। अब ऐसा होता क्यों है कि घुटने जो आपस में टकराते हैं, तो इसके 2 लक्षण बताओ।
तो लक्षण इसके 2 तो नहीं 3 बताता हूँ। लक्षण में सबसे पहला है खड़े रहने की स्थिति में घुटने आपस में स्पष्ट होने लगते हैं। चलते समय घुटने आपस में स्पष्ट होते हैं, दौड़ते समय घुटने आपस में स्पष्ट। उसके बाद ये जो विकृति है घुटनों में आपस में टकराने की, इसके कारण क्या है? तो कारण बहुत सारे हैं। मोटापा कारण हो सकता है, कुपोषण कारण हो सकता है। 2 बताने थे, 2 लिख दिए, आपको 1 नंबर मिल गया। अब क्या हो जब यही 3 नंबर में आ जाए तब कैसे लिखोगे? तब आपको ये सारे लिख देने। तो मोटापा, कुपोषण, विटामिन डी की कमी, रिकेटस नामक रोग, लंबे समय तक भारी बोझ को उठाना, समय से पहले बच्चों का चलना, घुटने की मिडल लिगामेंट का लेटरल जो लिगामेंट है इसकी अपेक्षा ज़्यादा विकसित हो जाना ये चीज़। अब ये जो घुटने में टकराने की विकृति है, इसके सुधारात्मक उपाय बताइए। तो कई उपाय हैं, पद्मासन करना चाहिए, घुड़सवारी करनी चाहिए, फुटबॉल खेल में साइड किक करनी चाहिए, दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगाकर खड़े होना चाहिए, पैर को सीधा रख के उठाना चाहिए, घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रख के तकिए को घुटने के नीचे की ओर दबाना चाहिए। कुछ ये पॉइंट हैं इसके। ओके? तो इस प्रकार से आप ये समझ गए अच्छे तरीके से। ये हो गया आपका यहाँ पे 29वां। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, तो किस प्रकार की ये डिफ़ॉर्मेसी यहाँ पे दर्शाई गई है, ये नौकनी है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके रीज़न्स क्या हैं? कॉज़ क्या-क्या है? और फिर इसके करेक्टिव मेथड्स क्या हैं? ओके? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है बच्चों, मैंने बोला था ना योगा के बारे में आपको बताऊँगा, तो आपको दिया गया है इस चित्र में दर्शाए गए योगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? इस योगा में दर्शाए गए योगासन का नाम, तो नाम है बच्चों कटी चक्रासन। ओके? अब ये जो कटी चक्रासन है, ठीक है? इस कटी चक्रासन का अर्थ ध्यान से समझाइए। इस कटी चक्रासन का अर्थ क्या है? तो अर्थ सबसे पहला तो ये है, कटी चक्रासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर, चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। अर्थात इस आसन में कमर को दाईं और बाईं ओर मरोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ठीक है? ऐसा करते समय कमर जो है वो पहिए की तरह घूमती है, इसीलिए इसका नाम कटी चक्रासन रखा गया है। अब कटी चक्रासन आसन करने से होने वाले कोई 2 लाभ बताइए। सबसे पहला हो तो ये है, सबसे पहला लाभ कि कब्ज से राहत होती है। मेरुदंड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी और कमर का जो लचीलापन है इसमें वृद्धि होती है। हाथ और पैर की मांसपेशियों के लिए लाभदायक है। ज्यादा देर तक बैठकर काम करने वालों के लिए लाभदायक है। जैसे अभी के टाइम पे आपके लिए मैं पेपर बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं भी जो है कम से कम आप इतना यकीन मानो 24 घंटे में से ना मिनिमम 15 घंटे काम करना पड़ता है। मिनिमम 15 घंटे और मजा आता है काम कर। ठीक है? इवन 15 तो मैंने कम बोल दिए, 15 से 17 घंटे मुश्किल से 3 से 4 घंटे, मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोने, बाकी पूरा टाइम काम करने को। तो जब मैं भी अपने शीट से उठता हूँ, तो मैं भी ये आसन पक्का करता हूँ, ठीक है? एक ये वाला आसन हो गया, एक वो कपालभाति जो होता है क्योंकि स्टूडियो है तो शांति बनी रहती है, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है ना? तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। आपको भी जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो कपालभाति आसन कर लो, ठीक है? जिसे हम षटकम बोलते हैं बेसिकली और इस प्रकार से। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, अब ये जब आसन किया जाए कटी चक्रासन, तो कौन-सी सावधानियाँ रखी जाएँ? तो सबसे पहली सावधानियाँ, कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द की स्थिति में आसन नहीं करना चाहिए या फिर किसी को कमर या गर्दन में चोट लगी है, तो वो भी इसको आसन ना करे। किसी को यदि रीढ़ की हड्डी की समस्या है, तो उसे भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा 30 वाला क्वेश्चन ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके? चलिए, अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि इस यहाँ पे किस आसन को दर्शाया गया है? कटी चक्रासन को। कटी चक्रासन के वर्ड का पूरा इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है? फिर इसके बेनिफिट्स और प्रोक्सेशन क्या है, वो आपको यहाँ पे बता ओके? चलिए, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एक ऐसा क्वेश्चन जो 5 नंबर में डेफिनिटली आना है, ठीक है? हर एक पेपर में आपको मैं समझाऊँगा ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो एक ये कुछ सतह जैसी है, ठीक है? शीट जैसा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, इस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है ना? तो ये क्या दर्शाता है? ये सीट एंड रीच परीक्षण को दर्शाता है। आपसे पूछा जा सकता है, इस टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी बच्चों 1952 में वेल्स एवं डिल्लन के द्वारा, ठीक है? ये में अलग है और वेल्स अलग है, ठीक है? तो वेल्स एवं डिल्लन के द्वारा इसकी शुरुआत की। अब इस टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है?
तो उद्देश्य होता है व्यक्ति की लचकता को मापना। क्या होता है? लचकता को मापना। उसके बाद उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए? तो सहायक सामग्री होती है सीड एंड रीच बॉक्स मापन टेप, स्कोर और रिकॉर्ड बना रखने के लिए पेन पेपर। अब आती है इसकी प्रक्रिया की बात। तो प्रक्रिया जो है उसे आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्रक्रिया आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसे अपने हिसाब से समझोगे, क्योंकि मैं जिस हिसाब से समझाऊंगा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसीलिए, है ना? तो इसे आप पढ़ो और इसको समझो अच्छे से, ठीक है? चलिए एक बार कोशिश करके समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। देखो, इसको करने के लिए जूते जुराबें उतार कर फर्श पर टांगे आगे करके सीधे फैला के बैठ जाना है, ठीक है? आगे करके पैर के तलवे बॉक्स के साथ सीधे सेट हो जाने चाहिए। दोनों घुटने फर्श के समानांतर होना चाहिए, यानी कि धरती से चिपके हुए होने चाहिए। हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। हाथ एक दूसरे के ऊपर अथवा आजू बाजू में। व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आगे की ओर मापने की लाइन के साथ साथ बक्से पर उतने ही दूर तक लेकर जाता है वह जितने दोनों हाथों की ओर अपने मापने की लाइन के साथ दूरी तक लेकर जाता है, ठीक है? जहां तक उसके लिए संभव है इतनी दूर तक। ओके। और अधिक दूरी पर पहुंचने पर हेतु जब उसे झटका लगता है या फिर उछाल का प्रयोग नहीं कर पाता है तो उसे ही पूरी पहुंच माना जाता है। जैसे कि व्यक्ति पहले तो इस प्रकार से बैठा हुआ है ना? ये एक अवस्था है। अब वो ये जितना हो सकता है उतना ये आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना? अब जितना जा पा रहा है उतना ठीक है। अब जैसे ही लगता है कि इसे अब इससे आगे मैं नहीं नहीं जा पाऊंगा तो इसी स्थिति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है? स्कोरिंग कैसे होती है? तो स्कोर की गणना दोनों हाथों की उंगलियों के अग्रभाग के द्वारा, अर्थात ये वाला जो भाग है ना, ये वाला अग्रभाग, ये वाला, इसके द्वारा जो अधिकतम दूरी तय की जाती है उसको माप लिया जाता है। और ये मात्र 3 बार ऐसा करने के लिए मिल सकता है। प्रैक्टिस कितनी बार कर लो, लेकिन जब आपके लिए मेन काम होगा वो आपको 3 ही मिलेंगे बेसिकली, ठीक है? तो इस प्रकार से चेयर सीट एंड रीच परीक्षण की ये प्रक्रिया आपको समझ। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में लिख लीजिए। तो सिट एंड रीच टेस्ट है, ओरिजिन किसके द्वारा हुआ था? वेल्स एंड डिलन की द्वारा 1952। ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, इसके लिए एसोसिएशंस क्या चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, और उसके बाद इसकी प्रोसेस क्या है और नोट। ओके। तो इस प्रकार से बच्चों सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आज के इस पेपर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 6। इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन है और आपको एक क्वेश्चन में अथवा भी मिलेगा, ठीक है? जो कि हमारे दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग आंसर टाइप वाले। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विशेष ओलंपिक क्या है तथा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष ओलंपिक होते क्या है। देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित होने वाले ये विशेष ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में खेले जाते हैं। और किसके लिए? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। विशेष ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत थी ये 1968 में हुई, जिसका श्रेय कैनेडी स्टाइवर को जाता है, ठीक है? इस विशेष ओलंपिक के अंतर्गत 172 देशों के लगभग 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबले और प्रशिक्षण देने में विश्व भर में इतनी जगह आयोजित हुए, 1 लाख से भी ज्यादा। अब इसके इस समिति के काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के काम, तो सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा देना और ओलंपिक जो आंदोलन होते हैं बढ़ावा देने के बाद इनका नेतृत्व का, ठीक है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी न केवल खेल देखने में बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, अंतरराष्ट्रीय संघ जो खेल संघ है, ठीक है, इनमें महिलाओं की, प्रशासकों की, कोचों की, तकनीकी अधिकारियों की, पत्रकारों के लिए सेमिनार, ठीक है, और कुछ मीटिंग्स आयोजित करती है, उनके साथ में वार्तालाएं करती है ना, वार्ताएं करती है। खेल और खेल प्रतियोगिताओं की संगठन, विकास, समन्वय को प्रोत्साहित करती है। ओलंपिक खेलों के जो नियम हैं, इनको सुनिश्चित करती है, इनको आयोजित करती है। किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसको आयोजित करती है। कोई बेसिकली काम अच्छा नहीं कर रहा है या फिर खिलाड़ियों को भड़काता है, तो फिर उसमें कार्रवाई करती है, यानी कि न्याय टाइप में ये भी कर लेती है ना? ये चीजें थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो 32 का हमारा ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? व्यायाम पालन के विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। अभी हमने व्यायाम पालन होता क्या है, ठीक है?
ये हमें करना क्यों चाहिए ये देखा था। अब इसकी हम रणनीतियों को देखते हैं, ठीक है? तो ये नया टॉपिक आपका पूरा इसी में कंप्लीट हो गया, ओके? देखिए, व्यायाम पालन की रणनीतियाँ। कई अध्ययनों में ये पाया गया कि जब हम किसी प्रकार की एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम करना शुरू करते हैं, तो उसे बनाए रखने में कठिनाई आती है और कई लोग इसी प्रक्रिया में असफल होता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं आप 2 दोस्त हैं, आपने ये बेसिकली लक्ष्य निर्धारित किया कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे और 1 घंटे के लिए डेली पार्क जाएँगे। भले ही हम एक्सरसाइज ना करें लेकिन पार्क। तो 1-2 दिन तो आपके अंदर जोश रहेगा कि हाँ भाई सुबह जाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। उसके बाद में फिर से, अरे छोड़ो यार क्या ही जाएँ, है ना? तो यही बात है यहाँ पे कि जब आप किसी भी एक्सरसाइज़ को करना शुरू करते हो, तो आप पहले 1-2 दिन तो आपको कठिनाई भी होती है, आपको मज़ा भी आता है, लेकिन आगे चल के फिर आप इसे छोड़ देते हो। तो इसीलिए ये देखते हैं कि व्यायाम पालन की कुछ रणनीतियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहली रणनीति है आपकी व्यायाम पालन की कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो। अर्थात आपको आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य यदि आपके एब्स बनाना है, ठीक है? किसी व्यायाम करने करने से या फिर आपको अच्छी बॉडी बनाना है, ठीक है? या फिर आपको मसल्स ग्रोथ करने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड फिर विभिन्नता अर्थात जब आप कोई एक्सरसाइज करो, तो आपको बोरियत फ़ील ना हो। इससे बचने के लिए क्या करिए, व्यायाम के ना 3-4 तरीके अपनाइए, 3-4 तरीके के व्यायाम कीजिए। फिर सामाजिक समर्थन आ जाते हैं, यानी कि आप जो है ना, वो अकेले व्यायाम ना, आप अपने दोस्त के साथ में या फिर 3-4 लोगों के साथ में करो, जिससे कि आपको बोरियत फ़ील नहीं होगी और आपको आपको ये देखोगे ना कि मेरा मेरा सामने वाला अच्छा व्यायाम कर रहा है, फिर मैं भी कर सकता हूँ, है ना? तो अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ थी। फिर सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि सकारात्मक व्यवहार से पुरस्कृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यायाम के पालन में एक प्रभावी उपकरण है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, है ना? तो उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं, ठीक है? उनको अच्छा खासा चेक वगैरह भी मिलता है। तो सुदृढ़ीकरण का अर्थ यही है कि आप अपने आप को उसके लिए प्राइज़ करो कि हमने ये आज किया, तो आज हम ये करेंगे। प्राइज़ करो अपने आप। फिर प्रतिक्रिया, व्यायाम पालन के लिए लगातार प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने व्यायाम किया 10 मिनट, ठीक है? आप 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, ऐसा नहीं। अगर आपने 20 मिनट का व्यायाम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। फिर से व्यायाम शुरू कर दो क्योंकि 10 मिनट को व्यायाम करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, ना तो फिर वो व्यायाम कहलाएगा, ठीक है? ना ही तो वो आराम कहलाएगा, बल्कि आपको नुकसान होगा उस चीज़ से, आप कर भी नहीं पाओगे। फिर समस्या व्यवधान, ये एक पॉइंट है आपका, ठीक है ना? तो इस प्रकार से व्यायाम पालन की रणनीतियाँ ये हैं, ओके? ये आपको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ओहो! अभी और भी हैं। स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन और स्वास्थ्य शिक्षा ये भी चीज़ है ना? आप इसे पढ़ लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 5 ही सोचे थे, 6 सोचे थे, ये तो 8। चलिए, इंग्लिश में व्हाट इज़ स्पेशल ओलंपिक्स एंड राइट इज़ फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? इसके बारे में आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं और मेन फंक्शंस क्या हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके? ये रहे आपके क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं एक्सरसाइज को इंक्रीज करने की। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले तो अपना गोल सेट करो, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। और 3 अभी हैं ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्थ रिस्क असेसमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। ये भी आपका एक नया एडेड टॉपिक है। अरे रे, बहुत सारे नए एडेड टॉपिक इसी में बता दिए मैंने, 10 नंबर में से ज्यादा छोड़े ही नहीं। चलिए कोई नहीं। हार्वर्ड स्टेप जो परीक्षण है, स्टेप परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, इसके मैं व्याख्या करता हूँ। ओके, तो पहले आप एक चित्र देखिए फिर हम देखेंगे। तो ये है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का चित्र। ये है चरण 1, ये है चरण 2, ये चरण 3, फिर वापस से चरण 2 वाला चरण 4, चरण 1 वाला चरण 5, है ना? अब आ जाइए इसको समझते हैं कैसे किया इसने। चलिए देखो, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विधि। सबसे पहले व्यक्ति की रेस्टिंग प्लस यानी कि रेस्टिंग पल्स रेट जो है ये गिननी चाहिए। उसके बाद में व्यक्ति को एक बेंच के सामने खड़ा कर देना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसके में पहले पल्स रेट गिननी चाहिए, उसके बाद में फिर इसे इस बेंच के सामने यहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए। अभी बेंच के सामने खड़ा है, याद रखना। दूसरी चीज,
परीक्षक को गो कहते ही व्यक्ति जो है 30 कदम प्रति प्रति मिनट की रफ्तार से बेंच के ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। यानी कि जैसे ही कोच ने कहा, क्या कहा? गो। अब इसी गो के अंतर्गत इसे 30 सेकंड में इस बेंच पे चढ़ना उतरना, ठीक है? चढ़ना उतरना 30 सेकंड में करना है। ओके? उसके बाद यह क्रिया उसे 5 मिनट तक करनी है, ठीक है? 30 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से चढ़ना उतरना है, यानी कि 150 कदम 5 मिनट में उसे लेने होंगे। कदमों की ताल जो है वो 4 की गिनती में की जाती है। जैसे पहली गिनती पर एक पैर बेंच के ऊपर, दूसरी गिनती पर दूसरा बेंच के ऊपर, ठीक है? तीसरी गिनती पर पहला पैर नीचे और चौथी गिनती पर दोनों पैर जमीन पे। तो 4 गिनती पर पहला जो है ना वो 1 कदम कंप्लीट होता है, ठीक है? इस पूरी प्रक्रिया में जो व्यक्ति है उसको अपने शरीर को सीधा रखना होता है और वह किसी भी पैर का इस्तेमाल पहले व बाद में कर सकता है। जैसे ही व्यक्ति इस क्रिया को पूरी करता है और बेंच पे बैठ जाता है, फिर ठीक 1 मिनट के बाद में उसकी पल्स रेट काउंट की जाती है। 1 से 1 या फिर 1/2 मिनट मतलब 1.5 मिनट के बीच। 1 मिनट और आधे मिनट। स्कोरिंग कैसे होती है? इस स्कोर को फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स शारीरिक क्षमता सूची कहा जाता है। इसकी गणना सूत्र में की जाती है। कौन सा सूत्र है? पुष्टि परीक्षण गणना सूत्र। इसमें क्या होता है? 100 इंटू सैकड़ों में परीक्षण की अवधि, 5.5 इंटू धड़कनों की संख्या और इस प्रकार से। एग्जाम्पल है जैसे कि एक छात्र ने 5 मिनट में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूरा किया और 4 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स रेट 50 थी। उसके पुष्टि इंडेक्स की गणना कीजिए, ठीक है? तो पुष्टि परीक्षण का सूत्र लगा देंगे। तो 300 इंटू 100, ठीक है? 5.5 इंटू 5, आंसर आएगा 109.8, ठीक है? तो ये था आपका ये टेस्ट। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इन डिटेल। तो सबसे पहले शुरुआत वगैरह और ये एक जो पॉइंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, आप इन सभी को पढ़िए और समझ लीजिए, हिंदी में आपको समझा दिया है। अब ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम में समझा चुका हूँ, ठीक है? तो एक बार फिर से आज हम दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो फिक्सचर तैयार करने में लीग टूर्नामेंट का सबसे पहला चरण है स्टेयरकेस विधि और दूसरा है साइक्लिक विधि। स्टेयरकेस विधि में क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं टीम लेता हूँ, पहला टीम नंबर 1, फिर टीम नंबर 2, फिर टीम नंबर 3, फिर टीम नंबर 4। ओके, तो पहले टीम नंबर 1 की मैच सभी टीमों से करवाते हैं। पहले इसका ऐसे हो गया, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से। फिर टीम नंबर 2 के सभी टीमों के साथ मैच होते हैं। तो 1 के साथ ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इसका फिर 3 से होगा और फिर इसका यहाँ से इसका 4 से होगा, इस प्रकार से। ठीक है? इसी प्रकार से हर एक टीम का तीसरे तीसरे का चौथे से, ठीक है? पहले से तो हो ही चुका है, इस प्रकार से ये मैच होते हैं। अब बारी आती है साइक्लिक विधि की। तो साइक्लिक विधि समझते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो, तो कुल चक्र टीमों की कुल संख्या होगी। अर्थात विषम जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होती। तो यदि विषम है, इट मीन्स मान लेते हैं कि टीमों की संख्या 15 है। तो कुल चक्र कितने होंगे? कुल चक्र भी 15 ही रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि टीमों की कुल संख्या सम हो, तो कुल चक्र टीमों की संख्या -1। जैसे कुल चक्र जो है मतलब टीम जो है वो हमारी टोटल कितनी है? मान लेते हैं 16 टीमें हैं। ओके, तो कुल चक्र हमारे कितने होंगे? 16 माइनस में 1, यानी कि टोटल 15 चक्र होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइडेबल है। उसके बाद तीसरा, टीमों को इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए कि उनके जोड़े बन जाए, यानी कि जब ये सम या विषम जैसा भी हो, उसके बाद हमें टीमों को इस प्रकार से सुई की दिशा में घुमाना है कि जोड़े बन जाए। यदि टीमों की कुल संख्या जोड़े बनाने के बावजूद भी विषम रह जाए, तब हम वहां पे बाई देंगे। अब बाई कैसे दी जाती है? तो यदि टीमों की कुल संख्या सम हो, तो बाई नंबर 1 को फिक्स करेंगे। अगर विषम हो तो बाई को फिक्स करेंगे। उसके उपरांत हर एक चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है और फिर उनके मैच करवाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पिक्चर तैयार करने की स्टेयरकेस विधि और साइक्लिक विधि कम।
अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर। तो स्टेटकेस मेथड क्या है आप यहाँ से पढ़िए, फिर साइक्लिंग मेथड क्या है इसके बारे में आपके सामने ये 7 पॉइंट्स, ओके, जिन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से बच्चों आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपके फिजिकल एजुकेशन का 12 मार्च 2024 का पेपर 1 के लिए जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया। अभी आपके 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर और बचते हैं। जी हाँ बच्चों, 9 सैंपल पेपर। तो आप देखो आने वाले जो भी सैंपल पेपर हैं, हर एक वीडियो को जिस प्रकार से आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है उन सभी को कंप्लीटली जरूर देखना। तैयारी जो है ना वो आपकी 1 नंबर की हो जाएगी। बस क्या कीजिए, सारे सैंपल पेपर को देखते चलिए, जो भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी लाएंगे फिजिकल की, आप उसको भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।